स्वतंत्र थिएटर प्रस्तुत करता है बच्चों द्वारा प्रस्तुत हिंदी नाटक वीरांगनाएं। निर्देशक धनश्री हेबड़ीकर, अभिजीत चौधरी, निर्माता श्री युवराज शाह। प्रस्तुत है वीरांगनाएं। जाती है लहरों की चमकती लकीरें, तो कुछ गुमनामी के सागर में हो जाती है बेखबर। तुम तो ऐसे कह रही हो बहन, जब ये एक विशाल आंगन है और यहाँ अक्सर मर्दों के ही शौर्य के दीपक जलते हैं और इन दीपों की चकाचौंध के पीछे न जाने ऐसी कितनी छोटी छोटी लौ बिन पहचाने ही पिघलती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और इन रोशन किस्सों की छांव तले न जाने कितनी अनकही गाथाएं हैं जिन्होंने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है, पता नहीं क्यों। हाँ, आज हम उन्हीं अनसुने गीतों को सुर देंगे, उन्हीं धुंधली तस्वीरों में रंग भरेंगे। आज हम उन औरतों की बातें करेंगे जिन्होंने चुपचाप तूफान को झेला और हिम्मत से नए आसमान गढ़े। वैसे बहन, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने भी बहुत कुछ देखा सुना हो, पर कहने का मौका न मिला हो। कहीं तुम भी तो कुछ ऐसी ही लग रही हो जैसे बड़े बड़े दरबारों की पहेलियां रोज तुम्हारे घर के आंगन में सुलझती हैं, पर हाँ, तुम्हारी अपनी पहेली अनसुलझी रह गई। कौन हो तुम बहन जो इतिहास के इस मोड़ पर मिली हो? मैं उनके नाम से जानी जाती हूँ जिनकी चतुराई से बड़े बड़े विद्वान भी चुप हो गए, सोच में पड़ गए। मैं बीरबल की पत्नी उर्वशी देवी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अरे वाह! और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ जिनकी बुद्धिमत्ता की पतंग ने कल्पना के कितने ऊंचे आसमान छू लिए। मैं तेनालीराम की पत्नी। वैसे किसको पता खुल गया। अब पहला मोती कौन सा निकाले? कोई ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को भी लगे वाह भाई वाह, क्या कहानी है, और हाँ, बड़ों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दे। और हाँ, उसमें थोड़ी नाटक की भी हो और थोड़ी सीख भी। बिल्कुल। पर वैसे मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहले पूछो। तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लो एक दिन के लिए तुम एक बड़े से राज्य की रानी बन गई। और बड़ा? थोड़ा और बड़ा? इतना बड़ा? बिल्कुल। तो एक दिन तुम इतने बड़े राज्य की रानी बन गई और तुम्हारे हाथों में जादू की छड़ी आ गई, तो तुम क्या करोगे? विकल्प 1, तुम खुद के लिए एक हीरो का हार बनाओगी। विकल्प 2, तुम अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा सा मेला लगाओगी। मेला! हाँ, मेला लगाऊंगी जिसमें बहुत सारे झूले हो और हाँ, उसमें जलेबी और चाट के ठेले और जादुई खेल होना चाहिए। और हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा झूला होगा जिसमें बैठकर मैं सबसे ऊंचे से सबको हाथ लाऊंगी। वाह! पर वैसे बहन, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, तुम्हारी तरह एक चंचल सी, नादान सी महिला थी जिसके बचपन में ही उसके खिलौने छीने गए, पर उसने हमेशा अपनी प्रजा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए एक खुशियों का मेला लगाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने तो ऐसी बात कह दी जो मेरी दिल को छू गई। मतलब खुद के आंसू पीकर दूसरों को हंसी देना, ऐसी देवी तो सचमुच देवी समान होगी। बिल्कुल, उसके लिए तो उसकी प्रजा अपने बच्चों के समान, सच कहूँ तो अपने ही बच्चे थे, और वो उनकी माँ। तो मुझे जल्दी सुनाओ इस महान देवी की कहानी जिसने अपनी तकलीफों से ज्यादा अपनी प्रजा की खुशियों की परवाह की। ठीक है, तो आओ सुनाती हूँ तुम्हें पुण्य श्लोक रानी देवी
देखिए ना चिमन राव जी, कितनी बारिश हो रही है। मैं आज शाम को काम कर दूंगा। वाह वाह वाह, आज हो जाएगा। अगर आज नहीं हुआ ना तो पाटिल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। और तुम राघवा, क्या तुमने अनाज की बोरियां सही से रखवा दी? हाँ, मैंने अनाज की बोरियां सही से रखवा दी है। अच्छी बात है, वरना एक भी बोरी खराब या पानी से सड़ गई तो पाटिल से ज्यादा पाटलिन भाई मुझे डांटेगी। और दत्ता कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। तो क्या तुमने पशु का चारा काट के रखवा दिया? जल्दी से पाटिल का खेत का काम करो, फिर मेरे खेत में भी काम पे लगना है। जब तक मैं एक एक से जाकर बोलता नहीं कि तब तक कोई सामने आकर बोलता नहीं ये काम हो गया, ये काम नहीं हुआ है। ये सामने से तेजी से कौन दौड़ता हुआ है? ये राम्या है। भागो भागो, ये वापस मेरे पीछे पड़ जाएगा। कर्ज चाहिए, कर्ज चाहिए। अरे रे रे, जब से सांड ने इसको लात मारी है तब से पागल सा हो गया। चलो चलो चलो, काम पर लगो। अरे मुख्तार सिंधु, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या करें? पीछे नहीं पड़े तो क्या करें? बता, हम तुम्हें कब से कह रहे हैं। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक पोड़ा सुना और हम पोड़ा पोड़ा का खेल खेले, सही ना? पर आप ये क्यों भूल जाते हो कि गुरुजी ने हमको इतना सारा अभ्यास दिया है, हमको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तो हमेशा होता है। अब सुने कुछ नाचने का, गाने का, खेलने का। तुम इतना अच्छा गाती हो, सुनाओ ना, सुनाती हूँ सखियों, पर आप मेरे साथ देना। हाँ। चलो आज सुनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी अहिल्या और उनके सखियों की जुबानी। ये देश मरनारों का ये देश मर्द मारो का, ये देश मर्द मारो का, ये देश मर्द मारो का। शूरवीर थे माहुयांचे राजा, धर्म रक्षक स्वराज्य के साजा। छोटे कद का पर दिल विशाल, दुश्मन भी कहे शिवाजी कमाल। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। माँ जीजाबाई का सपना साकार, छोटे शिवा ने किया वो हर बात। त्याग बलिदान से सींचा स्वराज, शिवबा ने रचा एक नया समाज। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। रणभूमि में जैसे बाप की दहाड़, गुरिल्ला युद्ध में था वो सर। सिंहगढ़ फतेह अफजल का आड़, शिवाजी की वीरता थी अनंत। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज्य की थी जो बात, शिवबा ने दी उसे असली जान। हिंदू मुस्लिम सबको अपनाया, यहाँ की दीप से अंधेरा हटाया। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी, गूंज उठे ये नारे आज। वीर शिवा की गाथा गाए, हर दिल पे राज्य करे। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। याद रखो, हम हमारे तलवारों से नहीं, हमारे इरादों से जीतते हैं। ये था स्वराज का सपना जो शिवाजी महाराज ने सच कर दिखाया। चलो चलो, अब बहुत हुआ खेल, चलते हैं अभ्यास करने, वरना गुरुजी हमें खूब डांट पिलाएंगे। हाँ चलते चलते। पता नहीं अब कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए। आ गया रमा भाई, आ गया रमा भाई, आ गया। आओ, पूरा डेट का पूजा के लिए मैं कब से इंतजार कर
करते हैं लोग, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है। हमेशा हमेशा ऐसे ही करते हैं आप। ऐसा कौन सा सोमवार है बताइए कि जिस दिन आप भूल जाए। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, किस लिए? अरे तुमने ही तो कहा था तुम्हें मायके जाना है, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जल्दी से खाना परोसो, खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे। मैं कैसे भूल जाती हूँ? अच्छा, ये याद रहा आपको जो मैंने पिछले महीने बताया था। आप फूल लाने के लिए आज कहा था, पर वो याद नहीं रहा। अरे देवी, ऐसे शुभ जाने की शुभ घड़ी में ऐसा झगड़ा नहीं करते। मैं मायके जा रही हूँ, इसका मतलब ये शुभ घड़ी है। मुझे तो आपकी चिंता रहती है कि आप अकेले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। अरे ये तुम्हारे ही तो चिंताओं का फल है। मैं इतना हट्टा कट्टा रुष्ट पुष्ट हूँ। मेरे आने तक गाय बैलों की अच्छे से ध्यान रखना और समय पर गाय का दूध दूना। समय चलो अब, वरना पाटिल जी मुझे खूब डांट लगाएंगे। आज भी देर हो गई। चलिए चलता हूँ। पाटिल जी तुझे सीधा कर सकते हैं। हाँ चल चल, मैं भी तो बोली पाटिल से। हमेशा का झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। अरे अरे, क्या हुआ बिकाजी और तुकाजी? तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना पाटिल जी, ये हमेशा मेरी फसल का बर्बाद करता है। इससे मेरी तरक्की देखी नहीं जाती। ये हमेशा मेरे खेतों में से होकर अपने घर जाता है। तुकाजी, ये जो कह रहे हैं क्या वो सही है? नहीं पाटिल जी, मेरे घर जाने का वही एक रास्ता है। आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं। मेरे घर जाने का वही एक सड़क है जो तुकाजी ने हड़प कर उस पे खेती करना शुरू कर दिया है। बिकाजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हर 15 दिन में तुम्हारी गांव में किसी ना किसी के साथ नोकझोंक होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? पाटिल जी, जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसी को तो पहले काटा जाता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। मेरा मतलब पाटिल जी कि गांव में मैं सबसे सीधा साधा आदमी हूँ, इसलिए सब मुझसे जलते हैं। गांव में सभी टेढ़े लोग रहते हैं। अच्छा, तो मतलब उसी गांव में मैं भी रहता हूँ, तो क्या मतलब मैं भी? अरे नहीं नहीं पाटिल जी, आप मेरे बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हम इस पे काफी सोच विचार करके निर्णय लेंगे। आप बताइए बहन, आपकी क्या समस्या है? पाटिल जी, इस बार बहुत जोर की बारिश होने की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो मुझे थोड़ा कर्जा चाहिए था। हाँ, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। इस बार आसपास के गांवों में भी खराब मौसम के कारण काफी किसानों की हालत खराब रही है। मैं मुनीम जी से कहकर तुम्हें कर्ज देता हूँ। मुनीम जी, अरे मुनीम जी अब तक आए नहीं? आ रहा हूँ पाटिल जी, आ रहा हूँ पाटिल जी, आ रहा हूँ। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। क्यों, तुम इतना खुश क्यों हो? क्योंकि आज मेरी पत्नी मायके गई है। आते आते उसे छोड़ आया, उसे खूब समझाया कि कम से कम 15-20 साल मत आना। मेरा मतलब, मैंने कहा कम से कम 15-20 दिन रह के आना। ये क्या खुशी की बात है? छोड़िए, अपना काम कीजिए। आप ये खुशी नहीं समझ सकते। अब बताइए, किससे रुपया लेना है और किसको देना है? ये बहन को कुछ मुद्राओं की जरूरत है, इन्हें कर्ज दे दीजिए। आपको कितनी मुद्राएं की जरूरत है? कम से कम 100 तो दीजिए, बहुत बुरी हालत हो गई है। मैं 100 तो नहीं, 99 दे सकता हूँ। हाँ चलेगी भैया। ये धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका क्या? इनको देखकर तो लगता है इनसे
बैठकर का लेना बनता है। अरे इनसे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। गांव के कुछ विश्वासु और बुजुर्ग लोगों को लेकर जाइए और इनके सड़क की समस्या का हल कीजिए। आज तो मैं सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। अब बताइए कौन सी सड़क है? आओ आओ मेरी प्यारी बेटी अहिल्या, आओ बैठो। बताओ कैसा गया आज का दिन, क्या किया सुबह से? सुबह सबसे पहले मैं माँ के साथ मंदिर गई और फिर सदाशिव के साथ सारे गाय बैल भैंसों को चारा खिलाया और मैंने माँ को रसोई में भी मदद की। अरे वाह वाह, काफी बड़ी हो गई है अहिल्या, सबकी मदद करने लगी है। ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। आप यहाँ बैठकर सारे गांव के लोगों की मदद करते हैं। वैसे बाबा, कल आपने जो मुझे देव शब्द सिखाए थे उसके आगे सिखाओगे ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बैठो। तो अभ्यास शुरू करने से पहले हम शारदा देवी को नमन करते हैं। शारदा देवी, मेरा नमन स्वीकार करना। अब तुम मेरे पीछे बोलो। देवः देवः देवौ देवौ देवाः देवः प्रथमा प्रथमा देवं देवं देवौ देवौ देवान् देवान् द्वितीया। द्वितीया। बाबा, मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी, बड़े होकर मैं इसका क्या करूंगी? देखो अहिल्या, तुम उसका कुछ नहीं करोगी, करेगी वो शिक्षा जो तुमने प्राप्त की है। जैसे वो तुम्हें दुष्ट लोगों से लड़ना और बचना सिखाएगी और तुम उन्हें आसानी से मात दे सकोगी। और बाबा की तरह बैठकर पाटिल की करोगी, खाना नहीं खाओगी? चलो जल्दी से खाना खा लो। अहिल्या, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया है? हाँ बाबा, क्योंकि उस समय हमारे मन में रैयत का विचार आया था और रैयत के विचार में हम खाना पीना भूल गए। महारानी साहिबा, ये रैयत आपसे हाथ जोड़कर विनती करती है, आप जल्द से जल्द खाना खा लीजिए, वरना 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 ये रैयत आपकी माँ से आपकी शिकायत करेगा। अरे नहीं, ये रैयत तो धोखेबाज निकली, धोखेबाज। काफी होशियार है हमारी अहिल्या। तो क्या सोचा है उसके भविष्य के बारे में? अरे अहिल्या अभी छोटी है, तुम समझती क्यों नहीं? मैं समझती हूँ, पर आपकी माँ पूछ रही थी, बस इसलिए पूछा मैंने। अच्छा, आज आठवड्याचा बाजार आहे, विसरलात का? अरे हो, मी तर विसरलोच। पाटिल जी, मल्हारराव होलकर जी आ गए हैं। अरे हाँ, काफी तैयारी करनी पड़ेगी। मालवा के राजा मल्हारराव होलकर आ गए। लगता है आज भी आठवड्याचा बाजार छूट ही जाएगा। अरे मैं इस गांव का पाटिल हूँ, मेरा तो ये कर्तव्य बनता है कि गांव में आने वाले सभी अतिथियों का मैं स्वागत करूँ। और हाँ, आज शाम की आरती मंदिर में अहिल्या ही करेगी। ठीक है। कन्या है कौन? अरे ये अहिल्या है, हमारे गांव पाटिल मानकोजी राव की बेटी। इसे सारे श्लोक आते हैं। देखिए ना कितना सुंदर गा रही है। सच में कितना सुंदर गाती है। बेटा, मल्हारराव जी के पैर तो छुओ। बेटा मेरे हाथ में दे दो थाली। आशीर्वाद। आइए आइए, बैठिए। हमारा तो यह सौभाग्य था कि आप जैसे महान राजा हमारे यहाँ आए हैं। अरे नहीं, ईश्वर ने चाहा तो बस हो गया। वैसे आते आते आसपास के गांव वालों से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी। अरे नहीं, वैसे आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, भोजन का समय हो चुका है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे रुकिए मानको जी राव। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? सोने की व्यवस्था मैंने वहाँ। मानको जी राव, खाना और सोना तो होता ही रहेगा। मुझे एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है। मेरा जो बेटा है ना, खंडेराव,
उसका मन राजकाज में ज्यादा लगता नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसी पुत्र वधू की खोज में हूँ जो समझदार हो, व्यवहारिक हो और हमारे खंडेराव को प्रोत्साहित करे। और ये सब गुण मुझे तुम्हारी पुत्री अहिल्या में दिखे, तो क्या तुम अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह मेरे बेटे खंडेराव से करना चाहोगे? अरे इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस गांव के पाटिल की बेटी की शादी मालवा के राजघराने में होगी। अच्छा तो चलिए भोजन के लिए चलते हैं। सभी मंत्रीगणों से कहना चाहूंगा कि मैं आप सबका आभारी हूँ। हम सब ने खून पसीना एक करके इस मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और बाजीराव पेशवा ने दिल खोलकर हमें इनाम दिया है। जब से उनसे हमें मालवा की जागीरी मिली, तब से मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित करने तक आप सभी ने लगातार इतने वर्षों से मेरा साथ दिया है। अब मुझे लगता है कि समय की गति को विराम देते हुए मैं इस राज्य की बागडोर अपने बेटे खंडेराव और अपनी पुत्रवधू अहिल्या के हाथों में सौंपता हूँ। अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो अपनी बात सामने रख सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, अगर आपने कहा होगा तो फिर सही है। हाँ महाराज, आपके लिए गए फैसले कभी गलत साबित हुए आज तक? आपका निर्णय अंतिम निर्णय है हमारे लिए। महाराज, आप जैसी सोच रखने वाले विचारवंत राजा सभी राज्य को मिले। महाराज, इस खुशी के अवसर पर दरबार में एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर प्रस्तुत किया जाए। वैसे भी कामकाज में व्यस्तता के कारण हम संगीत और नृत्य से तो अलग ही हो गए हैं। यही है वो दोषी जिन्होंने हमारे गुप्त समाचार मुगलों को जाकर सौंपे हैं। यही है दोषी, इसी ने की है फितूरी। बताइए महाराज, इसे क्या सजा दी जाए? अच्छा, फितूरी। सुन भाई, आप ही बताइए, इस फितूरी करने वाले को क्या सजा दिया जाए? शायद इन्हें ये नहीं पता होगा कि मुगल आज तक फितूरी करने वालों को तोहफे में मौत की सजा देते हैं। ये मुगलों के लिए गुप्तचर का काम करता है। ये इसकी मजबूरी होगी या इसका पेशा हो सकता है। अगर मजबूरी हो, इसकी जरूरतें जानकर उन्हें पूरा किया जाए, और अगर पेशा हो तो उसे हमारे गुप्तचर की टोली में शामिल किया जाए। शाबाश सुन भाई, शाबाश। आपने तो ऐसा न्याय किया कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। यही उम्मीद थी हमें आपसे। ऐसे ही राज्य संभाला जाता है। अहिल्या के बातें का सम्मान रखते हुए आज की यह सभा बर्खास्त होती है। देखिए, मैं 10 वर्ष की थी जब मैं होलकर घराने की बहू बनी। मैं एक गांव के पाटिल की बेटी थी और यह इतने बड़े साम्राज्य की बहू बनी। मेरे सब कुछ नया नया सा था। राज्य की प्रजा की चिंता, मंत्रियों का मतभेद, कर वसूलना, न्याय करना, दंड देना, दुश्मनों की चुनौतियों का सामना करना, ये सब मेरे लिए नई दुनिया थी। जैसे बचपन में पिता ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वैसे ही मेरे ससुर जी ने मुझे इन सारे दरबार की, राज्य की गतिविधियों का सामना करना और सुलझाना सिखाया।
गए, बस नाम के लिए दीवान रह गए। ऐसा ही होता है गंगोबा जी, हम जैसे लोगों का केवल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता, हमारा नाम तक नहीं लिया गया कि चंद्रचूड़ जी हमारे सबसे विश्वसनीय मंत्री है, जाकर उनसे सलाह लीजिए। जब ये मालवा साम्राज्य बन ही रहा था तब कितने दिनों तक सोए नहीं, उस जंग पर जाओ, इस जंग पर जाओ, ये गढ़ चढ़ो, वो करो, मुगलों से लड़ो, क्या कुछ नहीं किया हमने मालवा के लिए। गंगोबा जी, आप नहीं जानते, ये पुत्र मोह बड़ी अजीब चीज होती है। कुछ भी कहिए, परंतु महाराज आपकी कुशलता पहचान नहीं पाए। आज आई हुई नई नई दुल्हन के हाथ में सत्ता की ताकत थी, अब हम क्या उनसे कुछ कर काम कर गए? अब हमें उनकी इजाजत लेनी होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज कुछ भी कहिए, हमसे तो अब नहीं देखा जाता ये सब। आप जो भी करेंगे हमारा समर्थन रहेगा। बस उस घड़ी का इंतजार है हम सबको, हर पल जागते रहना है, पल पल की गतिविधियों पर ध्यान देना है, और जैसे ही मौका मिलेगा सीधा धावा बोल देंगे। मामा कहानी सुनाओ ना, वो शेर और हाथी वाली कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ बच्चों, सुनाती हूँ, आओ बैठो। आज मैं तुम्हें मल्लारा होलकर जी, मतलब तुम्हारे दादा की कहानी सुनाती हूँ। वे एक गडरिया के बेटे थे। वे जब छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब उनकी माता उन्हें लेकर उनके मामा के पास रहने चली गई। निजाम के खिलाफ बाड़ापुर की लड़ाई में उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता को देखते हुए बाजीराव पेशवा ने उन्हें बुंदेलखंड, मारवा और गुजरात की लड़ाई में मुख्य सेनापति के रूप में भेजा। वहां से जीतकर आने के बाद उन्हें मुख्य सरदार की पदवी दी गई। मुघल तर त्यांच्या नावाने थरथर कापायचे। अरे बच्चे तो सो गए, शाम का हुई पता ही नहीं चला। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है ना। मुक्ता, मालेरा, अंदर जाके सो जा। चलो चलो चलो। सुनबाई, मामन जी साहेब। सुनबाई, तुला काय सांगू, जिस खबर का सामना मैं खुद नहीं कर पा रहा वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या हम गढ़ नहीं जीत पाए? गढ़ की बात नहीं है बेटी, इस खबर को सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जैसे तुम्हारे कानों में गरम पिघला हुआ लोहा डाला जा रहा है। ये कैसा दैव है जिसमें एक बहू को अपने ही ससुर के मुंह से अपने पति की मौत की खबर सुननी पड़ रही है। क्या? देवा, देवा। हाँ, तुमने सही सुना, खंडेरा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मेरे पास सती जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटी, तुम सती नहीं जा सकती। पर मामा जी, हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं समाज के प्रभाव के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें इस राज्य को संभालना होगा। इस सह्याद्री की पठारों को तुम्हारी जरूरत है। मुगल तो घात लगाकर बैठी हुई है। अगर तुम इस गद्दी पर बैठोगी तो मुझे लगेगा जैसे मेरा बेटा खंडेराव अभी भी जिंदा है। सुनबाई, तुम्हें इस राज्य को संभालना होगा। हो मामन जी साहब, मैं आपका आदर सम्मान करते हुए आपके शब्दों का मान रखती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि आज से पूरे होलकर साम्राज्य की बागडोर मैं अपने हाथ में लेती हूँ और आपके दिखाए हुए सिखाए हुए मार्ग पर चलकर मैं प्रजा के हित के लिए काम करूँगी। तो कोई नहीं बचा मालवा साम्राज्य में। एक एक करके सारे स्वर्गवास हो गए। देर सही कि अब रास्ता तो साफ हो गया ना। तो क्या गंगोबा जी, अब सीधा युद्ध करेंगे यार? नहीं ज्ञानोबा, अब यहाँ खेलेंगे हम, खेल और चलेंगे
जी हमें बचा लीजिए, हम पर हमला होने वाला है, हम क्या करें, कैसे लड़े? गंगोबा जी ऐसा क्या करने वाले हैं आप? रघुनाथ राव पेशवा गद्दी चाहता है ना, क्यों ना हम उनकी मदद करें। वाह वाह गंगोबा जी, क्या चाल चली है आपने। लिखिए, पत्र लिखिए रघुनाथ राव को। मैं गंगोबा दत्त छत्रछूड़ मालवा का दीवान पद संभालता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, लेकिन यह मालवा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अहिल्या ने स्वयं को रानी घोषित कर दिया है और सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। अगले सोमवार को उसका राज्य अभिषेक होने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अब मालवा की देखरेख आप अपने हाथों में लें, क्योंकि मालवा स्वाधीन है और पूरी सत्ता एक अबला नारी के हाथों में आ गई है। और आप तो जानते ही हैं कि एक नारी और ऊपर से अबला क्या एक राज्य संभाल सकती है? क्या उसमें इतना सामर्थ्य है? आपका विश्वसनीय चंद्रचूड़ हो गया। बताइए नाना जी, क्या हमारे बहादुरी को शक है जिसने पूरे उत्तर में पंजाब, दिल्ली और कश्मीर के राज्यों में मराठा साम्राज्य का झंडा लहराया? हमारे पराक्रम से पूरा मराठा साम्राज्य गौरवान्वित है। हमारे नाम से मुगल रैन के मैदान से भाग जाते हैं। आपने सही कहा राघोबा, आप जैसा वीर योद्धा तो पूरे मराठा साम्राज्य में है ही नहीं। तो क्यों हमें पेशवा नहीं बनाया जाता? क्योंकि हमें कम का जाता है, पता ही नहीं चलता हमारी लड़ाई किससे है। अब तो ये प्रतीत होता है कि बाहर कोई दुश्मन नहीं है, वो तो घर के अपने हैं। राघोबा, हमें लगता है कि आपको राजगद्दी के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आपके सामर्थ्य के सामने ये राजगद्दी हमें बड़ी छोटी प्रतीत होती है। राघोबा, ये तुम्हारे लिए एक खरीद आया है। बस इसी मौके का इंतजार था मुझे रघुनाथ राव को, बस इसी मौके का। आज मेरा सपना पूरे होते हुए नजर आ रहा है। अब समय है मुझे अपनी बहादुरी दिखाने का और पेशवा के पद पर नियुक्त होने का। एक औरत और ऊपर से अबला एक राज्य का नेतृत्व करेगी। क्या हम मर्दों ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? क्या हमारे हाथों में पीड़े लग गई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे मालवा पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूंगा मालवा का राजा रघुनाथ राव पेशवा। अब सेना लेकर शिप्रा नदी के पास निकलता हूँ। चलिए। वही रघुनाथ राव 50,000 की फौज लेके शिप्रा नदी के किनारे तक पहुंच गया है। तुको जी, ये खबर तो हमारे जासूसों ने हमें कब की दे दी है? कुछ नई खबर सुनाइए। मंत्री जी, आप रघुनाथ राव को खबर पहुंचाइए कि अहिल्याबाई 5,000 औरतों की सेना बनाकर शिप्रा नदी के पास लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। ये आप क्या कह रही महारानी? हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम मालवा राज्य रघुनाथ राव की शरण दें, या तो बोरिया बिस्तर बांध कर भाग जाएं। ये क्या हो गया है आप लोगों को? क्या इतनी सी खबर से हम हमारा धीरज खो बैठे? क्या मुझे देखकर तुम्हें थोड़ी भी प्रेरणा नहीं मिलती? जिसने अपने पति, अपने बेटे और अपने गुरुतुल्य मल्हारराव होळकर जी को खोया, उसके बावजूद भी मैं खड़ी हूँ सह्याद्री की चट्टान की तरह। जीवन में ऐसी दुखद घटनाओं से तो मुझे कब का भाग जाना चाहिए था। क्या एक पुरुष ही राज्य चला सकता है? हार मानना ना मैंने कभी सीखा है और ना मुझे आता है। गायकवाड़, शिंदे, भोसले, दाभाडे, इन सब को पत्र लिखकर खबर पहुंचाइए कि दौलत खतरे में है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। माफ करिए देवी, लोगों के बात में आकर मैं भी भटक गया था। हमें सबसे पहले किले की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तुको जी,
आगे की कामगिरी मैं आपके हाथ सौंपती हूँ। आप जानते हैं आगे क्या करना है। जी वहीनी साहब। मंत्री जी, आप सेना को जगह जगह तैनात करना शुरू कर दीजिए। जी महाराज। और आप राशन रसद इकट्ठा करना शुरू कीजिए। कभी भी हमला होने की संभावना है। और अभी जल्दी से रघुनाथ राव को पत्र लिखो। ये आखिरी दाव खेलकर हम युद्ध रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लिखिए, आपकी सेना शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, पर आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपने मुझे अबला समझा है। मैं कैसी अबला हूँ ये आपको रणभूमि में ही पता चलेगा। मैं अगर हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन अगर आप हार गए तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और एक अबला के ऊपर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी मिट नहीं सकेगा। इन सारी बातों पर विचार कर हम लड़ाई ना करें तो अच्छा है। ये क्या? पूरा मराठा साम्राज्य हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। एक एक औरत के लिए। जीवन में मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन पहली बार ना डर लग रहा है। ये क्या कोई अबला के स्वर नहीं है, ये तो शेरनी है, शेरनी। अभी अहिल्या देवी को संदेश लिखे कि रघुनाथ राव से माफी मांगता है। वो तो आपके बेटे का शोक मनाने के लिए मालवा आने की बात कर रहा था। आपने उसे गलत समझा। माफ कीजिए अहिल्या देवी, माफ कीजिए। जब एक महिला अपने संपूर्ण जाज्वल्य में आकर खड़ी हो जाती है तो अच्छे से अच्छे भी ताकतवर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और वो भी बिना लड़ाई किए। उन्होंने ऐसा मुत्सदी राजकारण किया कि रघुनाथ राव को देश निकाला की सजा सुनाई। ये तो थी उनके दुश्मनों से दो युक्ति से लड़ने की वीरता की कहानी। लेकिन अहिल्याबाई से अहिल्या देवी और फिर लोक माता कैसे बनी, इसकी भी एक अनोखी कहानी है। लोग उन्हें मातोश्री भी पुकारते थे। यहाँ एक बड़ी सी दीवार बनाइए और उस ओर उससे आधी दीवार बनाइए। पानी के अंदर मिट्टी को रोकने के लिए एक बांध बनाएंगे, जिससे पानी के बहाव की गति कम हो जाएगी। उत्तर और पश्चिम से होते हुए बारिश का पानी यहाँ आकर जमा हो जाएगा, जिससे गांव के किसान अपनी खेती में इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 सालों तक भी बारिश नहीं हुई तो इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मातोश्री, आपने जो कार्य किया है वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आपकी हिम्मत और सोच ने रूढ़िवादी परंपरा और विचारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मजदूर, कारीगर और विद्वानों को आपने आगे बढ़ने का अवसर दिया। शिक्षा, न्याय, सड़क और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में आपका योगदान रहा है। महेश्वरी साड़ी का निर्माण करके न केवल अपने लोगों को रेशमी धागों से जोड़ा है, बल्कि आपने आम जनता के लिए रोजगार बढ़ाया। महिलाओं को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और उनकी सेना बनाई। आप प्रजा की हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रही है। आपको हमारा शत शत नमन देंगे। पुण्य श्लोक राणी अहिल्या देवी की जय। अहिल्या देवींचा विजय। अहिल्या देवींचा
खुद कहते थे कि बीरबल, तुम्हारे बिना तो दरबार सूना लगता है। सूना। पर एक बात कहूँ प्रियंवदा, अगर ये अक्लमंदी सिर्फ लड़कों के हिस्से होती और हम लड़कियों के नहीं, तो हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय होता। हाँ, ये बात तो तुमने सही की कि ये तो वही बात हुई कि लड्डू मिलेंगे सिर्फ भैया को, बहना को नहीं। ये तो सरासर अन्याय होता। और अगर लड़की भी कहे नहीं मुझे भी लड्डू चाहिए, नहीं मुझे भी पढ़ना है, पर लोग उसे डराए, धमकाए, उसका रास्ता रोके, पर वो डरे नहीं, बल्कि बाकी लड़कियों के लिए भी लड्डू यानी शिक्षा का रास्ता खोल दे, तो उसे क्या कहेंगे प्रियंवदा? उसे कहेंगे हम एक सच्ची आदर्श, एक सच्ची योद्धा, जिसने पत्थरों का जवाब फूलों से नहीं बल्कि किताबें और पाठशालाओं से दिया। तो मुझे जल्दी सुनाओ इस महान देवी की कहानी जिसने लड़कियों के हाथों में कलम थमा दी। तो चलो सुनते हैं सावित्रीबाई फुले की कहानी। अरे मुंजीचा कार्यक्रम चालू होणार आहे, पाहुणे येतात आणि अजून फुलं नाही आली। अरे हो मी गोविंदरावांना कालच सांगितलं होतं, त्यांचा मुलगा येतच असेल फूल घेऊन। कौन? ज्योतिराव? अरे तो तो खूपच होशियार मुलगा है। मैंने तो गोविंदराव से कहा भी था कि उसे पाठशाला में डाले। हाँ पर गोविंदराव सुनेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, कार्यक्रम होने के बाद आज शाम गोविंदराव के यहाँ चलते हैं। ये अच्छा रहेगा। लेकिन ये फूल कब आएंगे पता नहीं। अरे माधव काका, ओ माधव काका, ये आया ज्योतिराव, आपके फूल लेकर आ जा। अरे फूल लेकर आ भी गए? ये देखिए, शेवंती के फूल लाया हूँ घर के सजावट के लिए, और ये मोगरे के भी। वो आजकल क्या है ना, त्योहारों में औरतों को तो गजरे लगते ही है, और साथ में गुलाब भी लाया हूँ। वैसे कितने हुए बेटा? कुल मिलाकर हुए 25 पैसे। अरे वाह, तुमने तो इतने जल्दी हिसाब किया। अच्छा, अपने बाबा से कहना कि हम शाम को उनके दुकान पर आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है काका, और कोई मदद लगे तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अभी चलता हूँ, बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आराम से जाना। चला चला। बाबा बाबा बाबा। अरे आ गए ज्योतिराव, चलो अच्छा है, मेरी मदद करो। यहाँ थोड़े फूल निकाले, वो अलग कर देना बेटा। जी पिताजी। वैसे पिताजी, आपसे एक बात कहूँ? कहो बेटा। रोज जब भी मैं रास्ते से आता हूँ, तभी मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाकर बोलते हैं, ए फूले, ओ फूले, ओ फूले फूल वाले। पिताजी, हमारा नाम फूले क्यों है? क्या हम फूल बेचते हैं इसलिए? अच्छा बेटा, तुम्हें बुरा लगता है अगर कोई हमें फूले बुलाए? जी पिताजी, मुझे हमेशा चिढ़ाकर बोलते हैं, ए फूले, ओ फूले। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है, जब हमारा नाम फूले नहीं गोरे था। गोरे? हाँ, हम पुणे के मशहूर माली थे जो सदियों से फूल बेचते आए हैं। अरे पूरे पुणे में किसके फूल बिकते थे? किसके? फूले के। अरे जब बाजीराव पेशवा का राज तिलक हुआ था, तब आरती के थाल में किसके फूल थे? किसके? फूले के। अरे दिवाली में रंगोली किसके फूलों से बनती है? किसके? फूले के। अरे हर महिला अपने बालों में जो गजरा पहनती है, वो किसके फूलों से बना हुआ होता है? फूले के। हाँ, अरे गुलाब हो, मोगरा हो, झंडू या शेवंती, फूले के फूल पूरे पुणे में मशहूर है। और तुम कहते हो अगर कोई तुम्हें फूले बुलाए तुम्हें शर्म आती है? अरे हम पेशवा के चाय दे फूल वाले हैं। चलो पेशवा क्या फूल लेने जाना है। गोविंदराव, अरे ओ गोविंदराव। अरे आलो आलो आलो। ज्योतिराव, ये ज्योतिराव, काय केलंस रे तू? इतने सारे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे पिताजी, मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो वही है ना जिनके घर तू सुबह फूल लेने गया था। तूने झगड़ा वगड़ा तो नहीं ना किया? अरे पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।
ज्योतिराव कहाँ है? अरे बताइए ना क्या काम है? फूल कम बढ़ गए होंगे। हाँ, यहाँ गुलाब है, मोगरा है, झिंगू है, श्रीमती है। अरे नहीं नहीं, हमें कोई फूल नहीं चाहिए। गोविंदराव कहाँ है, उसे बुलाइए। अरे ज्योतिराव, वो तो यहाँ वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? अभी हमने उसे यहाँ देखा है। अरे वो यहाँ था, और क्या है ना, उसके दोस्त थे, दोस्त ने बुला लिया, वो चला गया। अरे गोविंदराव जी, उसे बुलाइए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। देखो मेरा बेटा छोटा बोला वाला, उसने कुछ गलती की हो तो माफ कर देना। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? उसे बुलाइए, हमें उसे बस जरूरी बात करनी है। जल्दी बुलाइए। मुझसे वादा कीजिए कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे बाबा, आप बुलाइए। ज्योतिराव, जरा बाहर निक। अब बताइए मेरे बेटे ने क्या किया? अरे गोविंदराव जी, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने बेटे को पाठशाला में डलवाइए। या आप क्या कह रहे हैं? मैं तो डर गया आप उसे सजा देंगे। अरे नहीं गोविंदराव जी, हम तो बस इतना कहने आए थे कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे पाठशाला भेजिए। अरे आप तो जानते हैं मेरी पुणे की सबसे मशहूर फूल की दुकान है, यहाँ कोई संभालने नहीं, और मैं इसे पाठशाला कैसे भेज सकता हूँ? 24 घंटे मेरे यहाँ ग्राहक आते हैं, इस वक्त में हाथ बटाने के लिए कोई नहीं, और मैं इसे पाठशाला भेजूं? इसके बिना मैं क्या कर सकता हूँ दुकान का? अरे गोविंदराव जी, आपके तो पेशवों के साथ उठना बैठना है, आप तो उनसे थोड़ी मदद मांग लीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं इसका दाखिला कल ही करवा देता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है बहुत होशियार है। सही बात है। चलिए। हाँ, अरे हाँ, ये लीजिए आपके 25 पैसे। अच्छा ठीक है, और अगर 12 बजे भी तुम्हें फूलों की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए बता देना। अरे जरूर जरूर, चलिए चलिए चलते हैं। और इसमें ऐसे लिखा है कि गोविंदराव फुले ने अपने बेटे ज्योतिराव के लिए हमारी सावित्री का हाथ मांगा है। क्या? फिर तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी और वैसे भी हम खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं जल्दी से गर्मा गर्म पूरम पोड़ी और आमटी बना देती हूँ, और वैसे हम रास्ते में भूख लगी तो मैं पिठला भाकरी बना देती हूँ। अरे बस हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं ये हार लक्ष्मण काका को दे आता हूँ, तब तक तुम ये सब तैयारी करो, ठीक है? रुकिए, जाते वक्त थोड़े से फूल लेकर आना, वो भी हम साथ लेकर जाएंगे। वो फूले तो क्या हुआ, हम भी तो माली हैं। ठीक है। सावित्री, अब तुम पुणे जाओ। क्या हम पुणे जाएंगे? पापा हमेशा कहते थे हम पुणे जाएंगे, पेशवा के घर जाएंगे, तुलसीबाग जाएंगे, रायगढ़ जाएंगे, सिंहगढ़ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। पापा हम पुणे जाएंगे, कब जाएंगे? पेशवा के घर जाएंगे, बताना। हो माझी चकुली, हम पुणे जाने वाले हैं। पेशवानी चहा पाण्यासाठी बोलवलं आहे। बाबा, फिर मैं मेरी नई साड़ी भी लेके चलूं? हो, तुला जे घ्यायचंय ते घेऊन चल। आई मम्मी हात पण पेशवांसाठी नेऊ? अगं चकोली, आता
मेरा नाम फूले रख दिया। अरे हंसो मत, तुम्हें पता भी हम कौन है? हम पुणे के सबसे मशहूर फूल वाले हैं। इसलिए लोगों ने प्यार से हमारा नाम फूले रख दिया। वैसे तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे फूलों का हार बनाना आता है, रसोई में काम करना आता है, बाल बनाने आते हैं और घर का सारा काम आता है। और बाबा बोलते हैं कि मैं घर में सबसे होशियार लड़की हूँ। और आपको क्या आता है? मैं तो रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और एक एक फूल अपने हाथों से लेकर अपने पिताजी के साथ अलग करता हूँ और फिर उनको फूलों की दुकान पर जाकर बेचता हूँ। और मैं तो पाठशाला भी जाता हूँ। तुम्हें पता है मैं इतना होशियार हूँ कि लोग कहते हैं मेरे पिताजी को कि मुझे दाखिला करवाना चाहिए पाठशाला में। तो क्या मैं घर में सबसे होशियार लड़की हूँ? अरे मुझे तो पढ़ना लिखना भी आता है। हमारे गांव में हमारे फूल सबसे मशहूर है। अरे हम तो पेशवा के चहीते फूल वाले हैं। क्या आप पेशवा को जानते हो? मुझे भी पेशवा से मिलना था। बाबा बोले हम पुणे आकर पेशवा से मिलेंगे, पर उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। आपके साथ आप मुझे पेशवा से मिलने ले जाओगे? हाँ देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सावित्री, जावे बापू, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हमको सत्यनारायण की पूजा के लिए वक्त हो रहा है। आई पता है ये पेशवा को जानते हैं और मैंने इनसे कहा है कि वो हमको पेशवा से मिलने ले जाएंगे। अगो हो छोकरी, हम जाने से पहले पेशवा से मिलकर ही जाएंगे। हम किधर जाने वाले हैं? हम नहीं, आपसे ये तुम्हारा ही घर है और दावे बापू तो आपके पति हैं। ये जो फूलवंती है ना, थोड़ी देर पहले फूलवंती नहीं, फूले है, ज्योतिराव फूले। हाँ वही फूले। थोड़ी देर पहले मेरे से बहस कर रहे थे। मुझे इनके साथ नहीं रहना। देखो सावित्री, वो कुछ भी कहे तो तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं करना है। और हाँ, अपने पति और घर का अच्छे से ध्यान रखना। और आप भी मेरी सावित्री का अच्छे से ध्यान रखना। अरे बात करते करते कितना समय हो गया कुछ पता ही नहीं चला। हमको सत्यनारायण की पूजा के लिए वक्त हो रहा है। चलो चलो। Good morning, everyone. Today, on the 18th of December, 1842, we will be learning a lesson in geography. So, बार डब्बा बोलते हैं। अब मैं आई हूँ पाठशाला में डब्बा देने। वाह, इतनी सुंदर जगह। यही होती है क्या पाठशाला? मुझे भी यहाँ आना पड़ने। excuse me, young lady. Can I help you? मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती, पर ये डब्बा मेरे पति को देना। I'm sorry, I don't understand a word of what you're saying. Are you looking for someone? अब मैं इनको कैसे बताऊं? अपना पति का नाम लेना तो पाप होता है। Jyotirao. Oh, Jyotirao. Why didn't you say so earlier? Just give me a minute. Jyotirao, this young lady wishes to see you. अरे सावित्री, तुम इधर? आप आपका डब्बा भूल गए थे, इसलिए देना है। अरे सावित्री, तुम इतने से चीज के लिए इतने दूर चलाई। आपको भूखा नहीं छोड़ती ना। Jyotirao, who is this young lady? I don't think I've ever seen her here before. She's my wife. You don't say. She is your wife? Yes. But she is so young. Both of you are so young. These are times when these two innocent children are supposed to be free and enjoy their lives, enjoy their innocence. But they are already married.
What is your name, young lady? ये क्या पूछ रहे हैं? अरे सावित्री, ये तुम्हारा नाम पूछ रहे। माझा मेरा नाम सावित्री। Savitri. That is a beautiful name. I have something for you. Wait. Ah. Here you go. This is for you. मैं ये नहीं ले सकती। Oh, please take it. Consider it a token of our new friendship. Here you go. अरे सावित्री, ले लो, वो तुम्हें भेंट कर रहे हैं। ठीक है। Very well. Jyotira, I think it's about time we get back to class, don't we? Yes, sir. And it was nice meeting you, young lady. मेरी पहली इनाम और वो भी एक किताब। मैं इसको रोज पढ़ूंगी और संभाल कर रखूंगी। मेरी पहली भेंट। हाँ, ये किताब कितनी सुंदर है। आपने देखा क्या? मेरी पहली भेंट और वो भी एक किताब। मैं इसको रोज पढ़ूंगी और संभाल कर रखूंगी। अरे सावित्री, तुम मुझे रास्ते में 100 बार कह चुकी हो कि तुम्हें भेंट मिला है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो। नहीं, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। अरे सावित्री, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तुम इसका करोगे क्या संभाल कर? लाओ, ये पुस्तक मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुनाकर बताता हूँ। आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं ये सीख के आपको पढ़ के दिखाऊंगी। सावित्री, तुम्हें पढ़ना लिखना पसंद है? हाँ, हमेशा से मुझे पढ़ना लिखना पसंद है, पर पिताजी पढ़ने नहीं देते और आई भी कहती थी कि बच्चियों को पढ़ने का कोई हक नहीं होता, वो सिर्फ रसोई में काम कर सकती है। अच्छा, उन्होंने ऐसे कहा? लड़कियों को पढ़ने का हक होता है। हर इंसान को पढ़ने का अधिकार होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, सबको पढ़ने का हक होता है। चलो, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। क्या आप मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगे? अरे हाँ हाँ, इसमें गलत क्या है? जाओ उधर से एक पाटी और पेंसिल लाओ। देखो, हम सबसे पहले स्वरों से शुरू करेंगे। मेरे पीछे बोलो और साथ में लिखो। ओ, आ, ई। अरे सावित्री, ऐसे नहीं, ऐसे। ई। और ऐसे ये कहानी खत्म हुई। कितनी अच्छी कहानी थी, है ना? ज्योतिराव जी, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरा भाई आया था, मैं क्या बताऊं, उसने ना एक कागज पे मेरे हाथ से अंगूठा ले लिया और मेरी सारी जमीन हड़प लिया। मैं क्या करूं? अब मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अरे नागेश, तुम्हें ये नहीं मालूम कि कोई भी कागजात को ऊपर अपना अंगूठा देने से पहले उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हम तो गरीब थे, हमें कहाँ पढ़ना लिखना आता है और हमारे पास वक्त भी नहीं है पढ़ने लिखने को। हम क्या करें, बताइए। नागेश, पढ़ना लिखना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। अगर आज तुम पढ़े लिखे होते तो क्या तुम्हारा भाई तुम्हें इस तरह ठग पाता? नहीं। तुमने तो तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर होशियार बना दिया, लेकिन तुम तो वही रह गए। इसलिए कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा हथियार है विद्या। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो देश की प्रगति होगी। चलो, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जाओ। मैं ठीक है। अगं बाई बाई बाई, सावित्री ताई, अहो बरं झालं तुम्ही घरी भेटल्या. सावित्री ताई, ये पत्र आलंय, जरा वाचून दाखवा ना काय लिहिलंय. आमच्या घरात ना कोणाला वाचता लिहिता येत नाही ना, वाचून दाखवा लवकर लवकर. हाँ हाँ ईटा ताई, मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ। अरे ईटा ताई, इसमें लिखा है कि देवीदास भाव के काका बहुत बीमार है और उन्होंने देवीदास भाव को गाँव बुलाया है। अरे बाप रे, फिर तो मुझे तुरंत जाना होगा. अरे रुकिए ईटा ताई, आपके चेहरे पे ये निशान कैसा? अरे कल मैं जोर से गिर गई थी, उसी का निशान है. हाँ. अरे गिरने से ऐसे चोट नहीं लगती ईटा ताई, क्या हुआ? ईटा ताई, खरं खरं सांगा, तभी तो हम आपको उसका उपाय बता पाएंगे. हाँ ईटा ताई, देखो ऐसे लग रहा है कि आप घर वाले या आपके पति ने आप
अत्याचार किया? अरे वो क्या है ना, कल मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया तो उसने मुझे जोर से मारा, और अभी मेरा पति मुझे नहीं मारेगा तो क्या पड़ोसी को जाकर मारेगा। और वैसे भी जो पति अपने पत्नी से प्रेम करता है वो उसे मारता ही है ना, क्या आप भी सावित्री ताई? क्या रीता ताई, आपको पता भी आप क्या कह रही है? किसी का मारना प्रेम कैसे हो सकता है? रीता ताई, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं जो हमारा समाज सदियों से हम स्त्रियों के मन में बोते आ रहा है। लेकिन एक मिनट रीता ताई, आप भी तो आपके पति से प्रेम करती है। बहुत। हाँ। तो फिर आप भी जाकर उन्हें मारिए। यो क्या बोलता है तुम्हें? अरे आप ही ने तो कहा था जो पति अपने पत्नी से प्रेम करता है वो उसे मारता है, तो अब कहा गया आपका प्रेम। अरे सावित्री ताई क्या बोल रही है आप? कुछ भी बोलते, मुझे नहीं समझ आ रहा। कोई फायदा नहीं, ये लोग तो सुनते ही नहीं। मैं थक चुकी हूँ उन्हें समझाते समझाते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लोग क्यों नहीं समझ पाते कि अगर हमें हमारे देश को एक बेहतर कल दिखाना है तो हमें औरतों को शिक्षित करना होगा, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा और उन्हें ये समझाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। सावित्री, ये रास्ता बहुत कठिन होगा, ये रास्ते पर बहुत कांटे मिलेंगे। मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है सावित्री। मैं आज ही जाकर तात्या साहब से बात करूंगा। हो सकता है कि वो हमें भिड़ेवाड़ा में हमारी पाठशाला शुरू करने की अनुमति दे दे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई नहीं आया। ओ सावित्री, तुम आ गई। वैसे आज पाठशाला में पढ़ने के लिए कितनी महिलाएं आई थी? आज तो पाठशाला में एक भी लड़की नहीं थी। क्या तुम सच बोल रही हो सावित्री? हाँ, और इसी वजह से मैं घर घर गई और वहाँ के लोगों से पूछने लगी कि आप अपनी बेटी को हमारे पाठशाला में भेजकर देखिए तो सही। क्या बोल रही हो? हम हमारे बेटियों को नहीं भेजेंगे आपके पाठशाला में, वो तो बाहर काम करने जाती है। अरे सावित्री दीदी, आपकी ना हमारी बेटी बाहर काम करने जाती है तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, तो हमारे पास समय नहीं है। आप जाइए यहाँ से। अरे सुनिए तो। और ऐसे करके उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। इसी वजह से मैं दूसरे घर भी गई। देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना? तो आप हमारे पाठशाला में आइए ना। क्या? मैं नहीं, मैं पढ़ने नहीं आऊंगी। एक तो पहले से ही मुझे पढ़ने लिखने का बहुत डर है, मैं नहीं आऊंगी पाठशाला। पढ़ने लिखने से क्या डर? किताबें तो हमारी दोस्त होती है। देखिए, मुझे पता है कि अंदर से आपको पढ़ने लिखने का बहुत मन है। मुझे तो मन है। ये हुई ना बात। तो फिर कल हमारे पाठशाला में आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ। ऐसे कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं। लोग तो सुनते ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऐसे नहीं चल सकता है, हमें कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। कहो। जब कोई बच्ची काम करने जाती है तो उसे 2 वक्त का अनाज मिल जाता है। तो अगर वो हमारी पाठशाला में आकर पढ़ेगी लिखेगी तो हम उसके पूरे परिवार के 2 वक्त के अनाज की व्यवस्था करें तो। लेकिन हम इतना अनाज लाएंगे कहाँ से? हमारे इस कार्य में सहयोग देने के लिए कुछ देनगीदार आ गया है, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है। ज्योतिराव, कुठे आहेस तू? ज्योतिराव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने लड़कियों के लिए पाठशाला खोली? हाँ बाबा। देखो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, पर समाज ये कभी नहीं अपनाएगी।
मैं जब बाहर जाता हूँ तब पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? कहते हैं की हे गोविंदराव काहीतरी समजाव तुझ्या मुलीला आणि सुनेला, नाहीतर तुमचं काही खरं नाही. और ऐसी धमकियां देते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पर पत्थर फेंकेंगे, आग लगाएंगे और क्या क्या. तो मैं क्या कहता हूँ, तुम और सावित्री ये घर छोड़ के कहीं और रहने के लिए चले जाओ. ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं, मैं और सावित्री कहीं और रहने चले जाएंगे. देखो ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ. ऐसा समझो जैसे राजा दशरथ ने अपने बेटे राम को वनवास में भेजा था, वैसे ही मैं तुम्हें वनवास में भेज रहा हूँ. समझो ये आपकी परीक्षा है. जाओ और अपना कार्य पूरा करके आओ. इससे हमारी तीनों के जानों को खतरा नहीं होगा. आशीर्वाद बाबा. अब जो भी कार्य करो उसमें अवश्य सफल हो जाए, ये मेरी शुभकामनाएं. जाओ और अपना कार्य पूरा करो. चलो सर. चलो आज अखबार में क्या है पढ़ते हैं. फातिमा, मैंने तुम्हें कल किताब दी थी, वो जरा इधर लाना. जी भाईजान. अरे ये क्या, एक लड़की ने पढ़ने की कोशिश की तो उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी. आजकल समाज में क्या चल रहा है. मैं तो बोलता हूँ कि अगर लड़कियां पढ़ने लिखने लगी तो उसमें हर्ज ही क्या है. मुझे देखो, मैंने अपने फातिमा को बचपन से अच्छी शिक्षा दी है. ये लीजिए भाईजान आपकी किताब. अरे यही तो किताब है, मुझे जल्दी से पढ़कर पुस्तकालय में वापस लौटानी है. वैसे फातिमा, तुम काम ढूंढने गई थी ना, तुम्हें कुछ काम मिला? क्या बताओ आपको. कल जब मैं सरकारी दफ्तर गई थी काम ढूंढने के लिए, तो पता आपको ने क्या कहा? पता है, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ. अब भला ये भी क्या बात हुई. तो मैंने उन्हें परेशान कर करके पूछा तो कहने लगे, अरे मियाँ तुम्हें स्त्री हो, हम तुम्हें काम नहीं दे सकते. तुम्हारा काम घर संभालना, बच्चों को संभालना है, तुम वही करते रहो. ये सब काम मर्दों का है, मर्दों का. पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. भाईजान आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं. उन्हें पढ़ने लिखने का और काम करने का पूरा अधिकार होता है. तो बताइए ना, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है. मैं परेशान हो गई काम ढूंढते ढूंढते. मिल जाएगा फातिमा, मिल जाएगा. अरे फातिमा दीदी, आप क्यों परेशान हो रही है भला? मैं कह दूं आपसे, हम दोनों से ज्यादा परेशान कोई नहीं होगा. क्यों जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अरे ज्योतिराव, इतने दिनों के बाद कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. बैठो बैठो सावित्री बहनी, बैठो. मैं आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करके आता हूँ. अरे उस्मान भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है. पर आप तो अभी अभी आए हैं, चाय पानी तो बनता है. देखिए, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं. जरूरी बात? सब कुछ ठीक है ना? क्या बात है? उस्मान भाई, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने और सावित्री ने मिलकर महिलाओं के लिए पाठशाला खोली है, पर इसी के चलते हमारे बाबा को ताने सुनने पड़ते थे. कभी कभी तो धमकियां भी मिलती थी कि हम घर पे पत्थर फेंकेंगे, घर को जला देंगे. हमारे बाबा बहुत भोले हैं, उन्हें ये सब समझ नहीं आता. तो उन्होंने कहा कि तुम और सावित्री कहीं और रहने चले जाओ, ताकि हमारी भी और तुम्हारी भी जान को खतरा नहीं होगा. और मैं बाबा की बात को टाल तो नहीं सकता था. तो उस्मान भाई, क्या हम आपके यहाँ थोड़े दिन रुक सकते हैं? हाँ उस्मान भाई, फातिमा दीदी, अगर हाँ हमें इधर जगह देंगे तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा हम पर. बस कुछ ही दिनों की तो बात है. हमें जैसे ही नई जगह मिल जाए हम तुरंत चले जाएंगे. बस कुछ ही दिनों की बात है. अरे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम तो दोस्त हैं. ये अपना ही घर समझो. जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो. और हाँ सावित्री दीदी, आपको भी ऐसे हाथ जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आपने हमें हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो हम आपको ऐसा बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं भला. शुक्रिया उस्मान भाई. अरे शुक्रिया बोलने की कोई बात नहीं.
मैं तो इसीलिए खुश हूँ कि मुझे सावित्री बहनी के हाथ का अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा। वैसे फातिमा, तुम काम ढूंढने गई थी ना, तो तुम्हें काम मिला? क्या बताओ आपको, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन काम कहीं नहीं मिला। और सावित्री, तुम्हें पाठशाला में एक अध्यापिका की जरूरत थी ना? हाँ। तो फातिमा, तुम सावित्री के साथ पढ़ाने क्यों नहीं चली जाती? अरे हाँ विजय, तुम भी केला सही। हाँ फातिमा दीदी, अगर आप मेरे साथ पाठशाला में आओगे तो मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद होगी। भाईजान, क्या मैं बच्चों को पढ़ाने पाठशाला जा सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? देखो, अब तो तुम्हें काम भी मिल गया, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना। चलिए सावित्री दीदी, बच्चों को क्या पढ़ाना है इसकी चर्चा करते हैं। वैसे सावित्री दीदी, किस किस के उम्र के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? बहुत सारे। अरे बघा बघा, ती सावित्री आली, सावित्री। देखो देखो, बच्चों को पढ़ाने जा रही है। अरे उसके साथ तो वो फातिमा भी है। आजकल की औरतों को तो कोई शर्म ही नहीं है। अरे ये लोग अनाज के नाम पे हमारे लड़कियों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये ज्योतिराव की ही गलती है। उसने अपने बीवी को तो पढ़ा लिखा लिया, अब हमारे घर के औरतों और बच्चों को भी बिगाड़ना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं समझेंगे। इन पर पत्थर फेंको, इन पर कीचड़ फेंको, इन पे गोबर फेंको। हाँ, फेंको, फेंको। अरे बस कीजिए आप लोग, आपको क्यों नहीं समझता है? हम ये किस लिए कर रहे हैं? समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। लड़का और लड़के को जीने का बराबर हक होता है। आप ये क्यों नहीं समझ पाते? रहने दो फातिमा दीदी, ये रुकने वालों में से नहीं है। ज्योतिराव हमेशा कहते हैं कि ये समालोचना का कारण इनकी मानसिक वृत्ति नहीं, इनकी अज्ञानता है। और इसीलिए हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य ये है कि हम हमारे आगे की पीढ़ी को शिक्षा दें। शिक्षा तो हर कोई ग्रहण कर सकता है, लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष। और अगर हमें हमारे देश को एक बेहतर कल दिखाना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, शिक्षा। आइए फातिमा दीदी, शायरा उसे झाला है। चलो चलो, आपने नहीं मारा, आपने नहीं मारा। सावित्री नसती तर मुली शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर मुली शिकली असती का? अरे सावित्री दीदी आ गई, सावित्री दीदी आ गई। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सावित्री दीदी, सुप्रभात फातिमा दीदी। कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे। आपने जो कल कविता लिखी थी, कविता लिखने के लिए कही थी, वो आप सबने लिख के लाई है ना? हाँ दीदी, लाई है। वाह वाह वाह। अच्छा, तो आज हम एक नई कविता सीखेंगे। मैं बोलती हूँ और तुम मेरे पीछे बोलना। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती काम करो, बनो मेहनती काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली ना बैठो, इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा ले लो,
जाओ जाकर शिक्षा ले लो। दम तो ओ त्याग दिए, दम तो ओ त्याग दिए, गयो के दुखों का अंत करो, गयो के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। अरे वाह वाह वाह, सब बच्चों ने कितनी अच्छी सी कविता बोली है। अच्छा, तुम्हें ये कविता लिखनी है, याद करनी है और मुझे कल बोल के दिखानी है। और हाँ, स्वरों और व्यंजनों को लिखते रहो। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। सावित्री दीदी, फातिमा दीदी, आज मेरे पाठशाला में आखिरी दिन था। आखिरी दिन? पर गीता, तुम्हारी तो बहुत शिक्षा बाकी है। हाँ सावित्री दीदी, मैं ये जानती हूँ, लेकिन अब से मैं पाठशाला नहीं आ पाऊंगी। मेरे माता पिता ने मेरी विवाह तय कर दी है और अब वो मुझे दूसरे गांव भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पढ़ना लिखना बंद करो और घर का काम सीखो, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना नहीं बल्कि घर का काम आना चाहिए। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उसके लिए धन्यवाद। गीता, तुम्हारा इस उम्र में विवाह तय कर देना ये गलत बात है। सावित्री दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है हमें गीता के घर जाके उसके माता पिता से बोलना चाहिए। हाँ, चलो गीता। पर दीदी, अगर मेरे माता पिता ने आपकी बात नहीं सुनी तो? देखो गीता, डरो मत, चलो। दीदी दीदी, वो तो सरू है ना, देखो अभी तक घर नहीं गई है। सरू, तुम घर क्यों नहीं गई? पाठशाला तो कब की खत्म हो गए। सरू, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। क्या हुआ सरू? नहीं दीदी। तुम्हें घर पसंद नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हें घर क्यों नहीं पसंद? बताओ सरू। दीदी, आपको पता है मेरी माँ पेट से थी और उन्हें मेरी जैसी एक छोटी राजकुमारी हुई थी, लेकिन बाबा और दादी को आई से एक लड़की नहीं एक लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मेरी बहन को बहा दिया। दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है हमें इसके भी घर जाके इसके माता पिता से इसकी बात करनी होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आओ सरू, मैं तुमसे तुम्हारे बाबा से बात करूँ। आओ आओ। कोणी आहे घरी? अरे देखो ना जरा, दरवाजे पर कौन आया? कौन आ जाता है सुबह सुबह? बया सावित्री ताई, तुम्ही या आत्या बसा चहा पाहिजे तुम्हाला? चहा पाहिजे? नको, मला तुमचा चहा नको। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई। हाँ हाँ, बताइए सावित्री ताई, क्या बात है? दरअसल गीता ने मुझे बताया कि आपने उसका विवाह तय कर दिया है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो देखिए, गीता एक बहुत होशियार और होनहार लड़की है, उसे पढ़ने दीजिए, वो आपका नाम रोशन करेगी। अरे आप ये बातें कैसे कर रही है? हमारी बेटी, हम जो भी चाहे वो कर सकते, और वैसे उसकी उम्र हो गई है, यह विवाह होकर ही रहेगा। वही हो गया म्हणता सावित्री ताई, अभी हम उसे घर पे रख रहे ताकि वो घर के सारे काम सीख सके। अगर हम उसे पाठशाला भेजेंगे तो लोग क्या म्हणतील? बया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं गीता की विवाह नहीं होने दूँ। अगर आप समझ गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं समझे तर जे मला करायचं आहे तेच मी करेन। देखिए, आप उसे पढ़ने दीजिए, मैं कहती हूँ वो आपका नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ, ज्योतिराव और मैंने एक ही लक्ष्य से पाठशाला खोली है कि हम लोगों को समझा पाए कि क्या सही है और क्या गलत। बाल विवाह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। आप उसे पढ़ने दीजिए, आप उसे आत्मनिर्भर बनने दीजिए, फिर आप चाहे तो उसका विवाह कर सकते हैं। हाँ पिताजी, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मैं सावित्री दीदी जैसे आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि सही और गलत में क्या अंतर होता है। मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अगर आप फिर भी मुझे शादी करने के लिए कहेंगे तो मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगी। बया, कितना अच्छा बोलती है हमारी बेटी।
ऐका ना, अगर हम थोड़े बच्चों के लिए इसका विवाह टाल दें तो ये पढ़ लिख सकती है। और वैसे भी अगर सावित्री ताई कह रही है कि ये होशियार है तो इसे थोड़े वर्ष पढ़ने लिखने देते हैं ना। ठीक है गीता, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना है तो बिंदास पढ़ो लिखो, लेकिन सावित्री ताई एक बात ध्यान में रखना, मैं ये विवाह ज्यादा वर्षों के लिए टाल नहीं सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। और गीता, कल से समय पर पाठशाला है ना? हाँ सावित्री। आओ फातिमा दीदी, बहुत काम है। दीदी आप अंदर मत आइए, बाबा बहुत चिल्लाएंगे। अरे अरे जेवण वाड़ा पटपट। आले आले आई बाबा, सावित्री ताई आई है मिलने। अरे सावित्री ताई, कशा है तुम्ही? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। बोलिए। दरअसल मुझे कहीं से पता चला है कि आपको एक बेटी हुई थी और आपने उसकी हत्या कर दी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कब नहीं हुआ था। हमको एक बच्ची भी नहीं हुई थी। बताइए इसको। नहीं सावित्री ताई, मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं। हमारी तो बस एक ही बच्ची है, जो है सरू। माँ झूठ क्यों बोल रही हो? पापा ने मेरी बहन की हत्या की है। सावित्री दीदी और फातिमा दीदी हमेशा कहती है कि बेटियों को भी जीने का हक होता है। देखिए भाभी, सच सच बताइए, हम सब कुछ जानते हैं और आपको ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पाठशाला किसलिए खोली? हमने पाठशाला इसलिए खोली ताकि आप सब लोगों को बता सके कि लड़का और लड़की को जीने का बराबर हक होता है। और अगर आपने किसी लड़की की हत्या कर दी हो तो हमें बताइए, सच सच बताइए भाभी। हाँ हाँ सावित्री ताई, हाँ फातिमा ताई, मुझे हुई थी एक बच्ची। पता है आपको वो कितनी प्यारी थी, बिल्कुल छोटी सरू जैसी थी। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुई, इन्होंने मेरे हाथों से छीनकर उसे नदी में बहा दिया। मेरी बच्ची सावित्री ताई, मेरी बच्ची। क्या आपको पता नहीं, किसी की भी हत्या करना एक गुनाह होता है और आपको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। भाभी आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो इस समाज की, जो हमें ये सिखाते आ रहा है कि औरतें पैदा ही नहीं होनी चाहिए, लड़की पैदा होना एक श्राप है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की तो तब पैदा होती है जब सौभाग्य होता है। और आप महेश भैया, आपने जो किया है ना, वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपको इसकी सजा होकर ही रहेगी। विद्या विना मति गे, मति विना नीति गे, नीति विना गति गे, गति विना वित्त गे, वित्त विना शूद्र कथ। इतके अनर्थ एका अविद्यानिके। और ऐसे ही मैंने 24 सितंबर 1873 को स्थापित किया सत्य शोधक समाज। और इस कार्य में कई लोग जुड़ते गए, जिसमें सावित्रीबाई फुले, उस्मान शेख, फातिमा शेख, गुलाबराव पाटिल, पांडुरंगा गोली, लालूजी पाटिल, गणेश ढोकड़े, ऐसे समाज सुधारक मिलते गए और मिलते गए। लाशें बिछी जा रही थी। दिन दुगनी रात चौगनी लोगों की जाने जा रही थी। और इन सब के बीच मेरे हाथ में वो बच्चा था और उस बच्चे की जान बचाने की मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हिम्मत हार चुकी थी। क्या हुआ सावित्री, हिम्मत हार गई? मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे जो
मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें मेरी क्रांति की जोत बुझानी नहीं है। मेरी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जाओ और अपना अधूरा काम पूरा करो। आखिर में मैंने उस बच्चे की जान तो बचा ली, लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा गला क्यों सूज रहा है? मेरा बदन भी तप रहा है। लगता है इस महामारी को ज्वर मुझ पे भी आ गया है। मेरा सफर यही खत्म होता है। अब सावित्रीबाई फुले का अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है। हाँ भाईजान, जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ ना, आँख बंद करके सावित्री दीदी और ज्योतिराव को याद करती हूँ, और वैसे ही मुझे मुश्किल का हल मिल जाता है। हाँ, जब भी मैं किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता, तब मैं सोचता हूँ कि अगर इधर ज्योतिराव होते तो क्या सोचते, और बस वैसे ही मुझे हल मिल जाता है। हाँ, सावित्रीबाई इतनी बड़ी महामारी से भी नहीं डरी और पूरे हिम्मत से उस महामारी का सामना किया, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई बिना अपने फिक्र किए। एक शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, एक अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, समाज सेवक, एक कार्यकर्ता सावित्रीबाई फुले।